हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सीरीज़ पर हमने चेक बाउंस पार्ट 1 जो है उसका ही आगे कंटिन्यूएशन बनाया है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138, 139 एंड 140 क्या कहता है। सेक्शन 138 पर अगर हम आएँ तो इसकी जो हेडिंग है वो बोलती है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एट्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। सबसे पहले समझने वाली बात जो ये है कि जब भी कोई चेक इशू किया जाता है तो ये मान के ही चला जाएगा कि ये ज़रूर किसी डेट को या कोई लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए, कि आपको मान लीजिए किसी को कुछ पैसा लौटाना है या आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, आपने किसी से कुछ ले रखा है, कुछ गुड्स थे आपने जो मंगवाए थे, कुछ सामान मंगवाया था, उसका भुगतान के लिए, उसके पेमेंट के लिए ही आपने सामने वाले को चेक दिया है। इन शॉर्ट आपकी एक लाइबिलिटी थी जिसको आपने पूरा करने के लिए, सामने वाले को पैसा देने के लिए आपने चेक इशू किया था। ठीक है, ऐसा प्रिज्यूम भी किया जाता है। ये भी सेक्शन 139 पे अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के पास चेक है ये माना जाएगा कि वो चेक उसको एक लाइबिलिटी या डेट के भुगतान के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए ही उसको वो चेक प्राप्त हुआ था। एक और बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है, ये जो प्रजम्पशन ड्रॉ किया जाता है कि जो भी चेक इशू हुआ था वो डेट या लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए किया गया था, ये प्रजम्पशन हमेशा जो होगा ये रिबटेबल प्रजम्पशन होगा। ये प्री में पूछा जा चुका सवाल है, रिबटेबल प्रजम्पशन। ठीक है, आप चाहे तो इस चीज़ को आपके, जैसे कि आप कौन है, अक्यूज्ड हैं, ठीक है, ये आपके फेवर में बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कोर्ट में रिबट करेंगे कि नहीं, ये जो प्रजम्पशन कोर्ट ले रही है ये गलत है, मैंने कोई भी लाइबिलिटी या डेट के डिस्चार्ज के लिए ये चेक नहीं दिया था, और इस चीज़ को आप कोर्ट में साबित कर सकेंगे। सेक्शन 138 का ही एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ये जो डेट और लाइबिलिटी है सेक्शन 138 की, ये कैसा होना चाहिए, लीगली एनफोर्सिएबल डेट या लाइबिलिटी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मिस्टर ए को मैंने कहा कि तुम मिस्टर बी की खूब पिटाई लगा के आओ, ठीक है, और इसके भुगतान के लिए मैंने उनको एक चेक दिया है। अगर वो चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि मैंने गलत पर्पज़ के लिए वो चेक इशू किया था, वो पर्पज़ लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, और इसीलिए ए जो है कल को अगर मेरा दिया हुआ चेक बाउंस हो जाता है, बैंक उसको पेमेंट नहीं करती है, तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं होगी। यानी कि जो भी व्यक्ति के पास चेक है, इस बात के लिए उसे श्योर होना चाहिए कि वो लाइबिलिटी और वो डेट जो है वो लीगली एनफोर्सिएबल हो। दूसरी बात, जब चेक ड्रॉ हो चुका है, अब समस्या तब आएगी जब वो चेक रिटर्न होगा बिना भुगतान किए, यानी कि अनपेड रिटर्न होगा। रीजंस क्या हो सकते हैं इसके? नंबर 1 आप देखेंगे, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, खाते में उतना बैलेंस है ही नहीं, खाते में उतना अमाउंट है ही नहीं जितने का आपने चेक दे दिया। ठीक है। नंबर 2, एक्सीड्स अमाउंट अरेंज टू बी पेड। अभी आपने बैंक के साथ एक अग्रीमेंट किया हुआ था कि भाई जो भी मैं चेक इशू करूँगा या जो भी आपके पास आएगा, आपको एक सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जांपल 50K तक की पेमेंट करनी है। अगर वो आपका अमाउंट जो आप चेक दे रहे हैं वो उस अमाउंट को जो आपने अग्रीमेंट किया है एक्सीड कर जाता है, डिसऑनर कर देगी, यानी कि दिस इज चेक डिसऑनर। ओके, और कुछ ग्राउंड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने पेमेंट बैंक को बोल करके रुकवा दी है, सो एंड सो नंबर का जो भी चेक आएगा इसकी पेमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर आपका अकाउंट ही बंद हो चुका है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिन रीज़न्स के लिए अगर आपका चेक बाउंस हो रहा है और आपके पास चेक है और वो लीगली इन्फोर्सिएबल डेट या लाइबिलिटी के लिए है, तो आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, यानी कि आपके पास उसकी एक रेमेडी भी आगे आने वाले टाइम में आएगी। आने वाले टाइम में मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरा करनी होंगी, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, उसके बाद आप उस रेमेडी को ले सकेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, सेक्शन 140 ऑफ एनआई एक्ट कहता है कि डिफेंस अलाउ नहीं होगा
किसका डिफेंस? अभी यहाँ डिफेंस कौन लेगा? ड्रॉअर। ड्रॉअर क्यों लेगा? क्योंकि वो इस केस में बन जाएगा आगे जा कर के अक्यूज्ड, क्योंकि उसके खाते में पैसे थे नहीं उतने जितने का उसने चेक बना दिया। तो ड्रॉअर ये डिफेंस नहीं ले सकेगा कि जब उसने चेक इशू किया था तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। कंडीशंस, मैंने आपको बताया था कि कुछ लीगल कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, फुलफिल करना है। उसके बाद आप एक रेमेडी जो है, जो कोर्ट आपको देती है कि चेक बाउंस जो आपने जो हुआ है उसका अमाउंट जो है वो रिकवर करने के लिए जो रेमेडी है वो आप यूज़ कर सकेंगे। बट कंडीशंस क्या है? सबसे पहले देखिए आप, तो देखिए बैंक में आंटी जी खड़ी हैं, ये आंटी हैं और ये क्या कर रही हैं, ये अपना चेक लेके आई, ठीक है, ये दे रही हैं इन भाई साहब को, ठीक है। इन्होंने क्या किया? प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने की डेट देखिए, अगर आप लॉ देखेंगे तो वो तो भाई बोलता रहता है 6 मंथ्स में कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर अगर कोई वैलिडिटी पीरियड दे रखा है, वैलिडिटी कि इतना इतना डेट तक आपको आना है, तो वैलिडिटी वाला जो डेट है वो या 6 मंथ्स जो भी पहले हो, उनमें से जो भी पहले एक्सपायर होने वाला है वो आपको फिर फॉलो करना है। लेकिन अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस देखेंगे तो वहाँ पे ये जो 6 मंथ्स है इसको रिड्यूस करके बनाया है 3 मंथ्स। तो अभी अगर अपन देखें डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट कितना होना चाहिए आपका? 3 महीने के अंदर अंदर, जब भी चेक इशू हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है? बैंक में प्रेजेंट करना है, ठीक है, या फिर जो भी वैलिडिटी हो उसकी। फिर आता है कि अब बैंक ने क्या किया, बड़े बुरे भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया? बाउंस हो गया भाई, चेक रिटर्न कर दिया। अब इनकी गलती नहीं है यार, सामने वाले के पास पैसा नहीं है, कहाँ से देगा भाई, वो अपनी सैलरी में से तो देगा नहीं। चेक हो गया आपका बाउंस। आगे क्या करेंगे? आपको करना है डिमांड। आपको आया ऐसा, वो जो पीछे वाले अंकल थे ना, ये देखो कहाँ गए ये, अब ये जितने खुश थे ना अब ये उतने ही उदास हो गए हैं, ये रहे। अभी उदासी छा गई, इसका रीज़न आप समझ रहे हो। ये महिला कहाँ गई बाल पकड़ने वाली, ये रही, ये अपने बाल नोच रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना उस समय लगती हैं यार, मतलब जीवन उजड़ गया, क्या हो गया, छन से टूटे कोई सपना, एकदम से जग सूना सूना लगे क्योंकि आपका चेक बाउंस हो गया। आपके पास रेमेडी है, घबराने वाली बात नहीं है। क्या है? डिमांड फॉर पेमेंट। भाई नोटिस भेज दो। किसको भेजना है? ड्रॉअर को। वो स्मार्ट जो बन रहा है बंदा, ठीक है, जो आपके साथ चालाकियाँ चल रहा है, उसको आप लीगल नोटिस पहुंचा दो। कितने दिन है आपके पास नोटिस पहुंचाने के लिए? 30 डेज़। जिस दिन चेक डिसऑनर हुआ है उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी लीगल नोटिस दे सकते हैं कि भाई देख, भाई कौन? ड्रॉअर भाई। ड्रॉअर भाई सुधर जा, पेमेंट करा दे, मेरी चेक जो अमाउंट है अपना बैंक में जमा करा दे, सो दैट मैं निकाल पाऊँ, अदरवाइज़ क्या है, विल सी यू इन कोर्ट। उसके बाद आपको जो थर्ड कंडीशन फुलफिल करनी है, दैट इज़ 30 डेज़ आपने देख लिए, नोटिस पहुंचा दिया है। अब आप देंगे 15 डेज़। नोटिस पहुंचने के बाद आपको 15 दिन का इंतज़ार करना है। 15 दिन में अगर पेमेंट आपकी नहीं होती है तो 16th डे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास जैसे ही 16 डे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, क्या 14th डे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा? नो। 15th डे नो। आपको पूरा 15 दिन इंतज़ार करना है, ठीक है। जब भी वो 15 दिन इंतज़ार करने के बाद भी वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब आप क्या करेंगे? कोर्ट पहुंच जाएंगे। कोर्ट आप खुद कोर्ट नहीं पहुंचेंगे, आपको एक एडवोकेट करना है। एडवोकेट क्या करेंगे? एक कंप्लेंट जो है पहले पूरा ड्राफ्ट करेंगे, एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, या तो जेएमएफसी, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने। कितना टाइम है आपके पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए? आपके पास है 1 मंथ, ठीक है। ये 1 मंथ, ये वाला जो है आपका 3 मंथ्स, 30 डेज़, 15 डेज़, ये सारे प्री के क्वेश्चन हैं, इन्हें हल्के में मत लेना, ठीक है। बाकी कोई भी दिन, चाहे वो 3 मंथ्स हो, 30 डेज़ हो, 15 डेज़ हो, ये कोर्ट एक्सटेंड नहीं करेगी। बट आपका
कंप्लेंट फाइल करने का जो 1 मंथ है, ये अगर कोर्ट रीज़नेबल ग्राउंड्स देखती है, आप सफिशेंटली प्रूफ कर देते हैं, आपके पास कुछ रीज़न थे, फॉर एग्जांपल किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी की डेथ हो गई, आप आउट ऑफ स्टेशन थे, किसी सॉलिड रीज़न होने चाहिए आपके जिन वजह से आप यहाँ नहीं थे, कोई भी आप रीज़नेबल चीज़ बताते हैं कोर्ट को, वो बिल्कुल कंसिडर करेगी और कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है उसको कंसिडर करना या नहीं करना। ठीक, उसके बाद वो चाहे तो 1 मंथ को एक्सटेंड भी कर सकती है, बट जो प्रोविज़न दिया है दैट इज़ आपको 1 मंथ में वैसे करना होता है। तो 3 मंथ्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको क्या याद रखना है, अगला 30 डेज़, फिर आपको याद रखना है 15 डेज़, ठीक है, और अगला 1 मंथ। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑल्सो मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय।